नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी और मैं हूं दामिनी यादव। धर्म, आस्था और राजनीति, इसके ताने बाने कई बार हमारे समाज में इस तरह से उलझे नजर आते हैं कि जो दिखता है उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और जो सच है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। यहाँ एक और बात है कि विश्वास के बिना दुनिया नहीं चलती है, लेकिन विश्वास जब अंधविश्वास बन जाता है तो दुनिया का चेहरा बिगड़ते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही देखने को मिला हालिया रिलीज सीरीज आश्रम में, जिसकी कहानी में यही सब देखने को मिलता है कि आस्था के जिस दरवाजे पर लोग हर सवाल का जवाब पाने जाते हैं वो अपने आप में ही कितने सवालों को जन्म दे देता है। इसे लेकर आए हैं जाने माने निर्माता निर्देशक प्रकाश झा। आश्रम की ये कड़ी इस सीरीज का दूसरा सीजन है, जिसका इंतजार पहले सीजन की समाप्ति के साथ ही शुरू हो गया था। इस बारे में और ज्यादा बात करने के लिए अब हम सीधे जुड़ रहे हैं प्रकाश झा जी से ही। प्रकाश झा साहब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर पर हिंदी की बिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करने का, आपके श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचने का। भगवान भला करें आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इन दुआओं के लिए। वैसे आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई आश्रम 2 लेकर आने के लिए। धन्यवाद आपका। प्रकाश जी, आश्रम 2 की शुरुआत ही बहुत धुआंधार हो गई है, ढेर सारे विरोध प्रदर्शन और तमाम चीजों के साथ। तो इसके लिए मानसिक तैयारी थी आपकी? नहीं, इतना तो नहीं है कुछ। मतलब थोड़ी बहुत सुगबुगाहट तो होती है, होनी भी चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी पब्लिक डोमेन की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं और सभी विचारों का स्वागत है। जब भी चीज रिलीज होने वाली होती है तो आशंकाओं में लोग कुछ बोलते हैं, कुछ विवादास्पद स्वर खड़े होते हैं, लेकिन जब रिलीज हो जाती है, जैसा कि पहला भाग जब रिलीज हुआ था, उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कोई ऐसा प्रतिरोध नहीं हुआ। दूसरा भाग आ रहा है, फिर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस जिम्मेवारी के साथ हम लोगों ने अपना काम किया है वो सबों को अच्छा लगेगा और रिलीज होने के बाद में फिर सब शांत हो जाएंगे। प्रकाश झा साहब, जहाँ तक मैं समझती हूँ प्रकाश झा के काम का अपना एक दर्शक वर्ग है, अपना एक प्रशंसक वर्ग है। इसलिए जब हम आपके काम को देखते हैं तो एक तरह का माइंड सेटअप होना चाहिए कि इसमें फिर एक बार समाज की कोई अलग सच्चाई सामने आने वाली है। जैसे आप गंगा जल में कर चुके हैं, जैसे आप राजनीति में कर चुके हैं, अपहरण में कर चुके हैं, आपने जो भी विषय उठाए हैं हर बार समाज की कोई ना कोई सच्चाई सामने आई है। इस बार आप आश्रम लेकर आए, आश्रम सीजन 2। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये धर्म आस्था इतने ज़्यादा नाजुक हो गए हैं कि इस पे ज़रा सा प्रहार या इससे ज़रा सी छेड़खानी भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाती है, लोग इस पे बात ही नहीं करना चाहते हैं? हाँ, मगर हम धर्म की बात कर कहाँ रहे हैं? यही तो विडंबना है कि आश्रम में किसी धर्म की बात तो हुई नहीं है। जी। किसी धर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं है, ना ही किसी देव की, ना ही कोई देवता की, ना ही कोई रिचुअल की, ना ही किसी धर्म गुरु की, किसी की चर्चा नहीं है। जी। ये तो धर्म की आड़ में जो पाखंडी अपना दुकान चला रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उनको खोल करके उनके बारे में कहानी है। धर्म के बारे में कहाँ कहानी है ये? जी। और सही बात है, धर्म जो है वो अ, सम्मानित आस्था वाली बात है और उसमें धर्म के ऊपर में किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा जी। कि पहला भाग पूरा रिलीज हुआ, कहीं किसी को कोई धर्म नजर नहीं आया। 450 मिलियन लोगों ने देखा। जी। तो हम बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, हम धर्म को नहीं छेड़ते कभी भी। अ, प्रकाश जी, आप पहले कटरीना कैफ जैसी प्योर ग्लैमरस हीरोइन को राजनेता के रूप में ला चुके हैं सक्सेसफुली। फिर इस बार आप बॉबी देओल जी को लेकर आए हैं, वो मतलब एक मासूम सा चेहरा, एक बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी वाली शख्सियत, लेकिन इसमें जो उनका किरदार है एक मासूम चेहरे के पीछे छिपा हुआ धूर्त इंसान। तो ये कलाकारों के चयन को लेकर आपका क्या क्राइटेरिया रहता है जो आप हर बार सरप्राइज करते हैं? आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया कि मासूम चेहरा रहे और उसके पीछे का छुपा हुआ काला।
हम्म। तो पीछे जो छुपा हुआ है वो तो आदमी एक्टिंग कर लेगा, मासूम चेहरे की एक्टिंग तो कर नहीं सकता ना। जी। तो मासूम चेहरा और व्यक्तित्व तो होना चाहिए जो बॉबी देओल में था, जी। और अच्छे एक्टर हैं जो उसके कालेपन को निकाल के ला सकते हैं। जी। मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि उन्हें अच्छा लगा, शेड्स नजर आए एज एन एक्टर, और वो करने को तैयार हो गए और कमाल का काम किया उन्होंने। बेशक। प्रकाश जी, आपको लगता है कि हाल फिलहाल मतलब जो हमारा समाज है, इसकी असहिष्णुता बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों में बर्दाश्त का मादा कम हुआ है? क्योंकि आप भी अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े हुए एक माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, जी। ये हमेशा से रहा है। और मुझे लगता है कि जब असुरक्षा का अनुभव होता है, जब हमको लगता है कि हमारे सुविधाएं, हमारे अधिकार, हमारे चीजें जो हैं वो हमारे हाथ से बाहर चली गई, तो समाज का ऐसा रुख हो जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी तो है ही, लोग अभिव्यक्ति अपने हिसाब से करते ही हैं। हाँ, उसकी अभिव्यक्ति के ऊपर में प्रतिक्रिया देने वाले आसानी से सोशल मीडिया के जरिए या कहीं भी किसी भी जरिए तंत्र के जरिए वो भी हो गए। तो जब आप किसी चीज की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसके प्रतिरोध के लिए भी तैयार रहिए। तो मैं इसमें कोई खास, जैसे कि अपनी फिल्मों को लेकर के या अपने वेब सीरीज को लेकर के, मतलब अगर आप पब्लिक डोमेन की बात करते हैं तो होंगे विचार, तो होंगे दूसरे, तो उनको सुनने को तैयार रहिए ना, क्या दिक्कत है। जी। हाँ, जब उसमें विवाद से आगे बढ़कर के वायलेंस होती है या कुछ फिजिकल उसका प्रतिरोध होता है, तो वहां दिक्कत होती है। तो उसके लिए देश की, समाज की कानून व्यवस्था और बाकी चीजें हैं अपना। देख लेती, जब हमने आरक्षण बनाई थी तो हमारे ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग आ गए थे प्रतिरोध करने के लिए, उस पिक्चर के रिलीज होने के पहले ही नारे, पत्थरबाजियां, प्ले कार्ड्स, वो सब सारी चीजें हमें याद ही है। कई जगह हमारी फिल्म बैन हो गई थी। तो विषय ऐसा था, रिलीज हो गई पिक्चर, उसके बाद सब खुश हो गए, कह रहे ये तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम जिसके लिए बात कर रहे थे, फूलों का गुलदस्ता लेके आए, सॉरी माफ कीजिएगा हमने गलत। तो ऐसा भी होता है जी। पब्लिक डोमेन में। जैसे आ, व्यक्त करने की जैसी सुविधा बढ़ती है, जैसे कि आज सोशल मीडिया है, वो व्यक्त करने की सुविधा बढ़ गई है लोगों की, हर आदमी अपनी बात कह सकता है। तो है ऐसा, अब इसको देखना पड़ेगा, इसका उपयोग भी हो रहा है, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जी। तो समाज के ऊपर है और व्यवस्था के ऊपर है और हमारे अपने शिक्षा के ऊपर है कि हम किस तरह से इस बहकावे में ना आए, इस असुरक्षा को ना महसूस करें। लेकिन मेरे हाथ में तो सिर्फ मेरी कहानी कहने का अधिकार है, मैं अपनी कहानी जिम्मेवारी के साथ कह सकूं, यही कोशिश करता हूं। आपकी कहानियों की बात हो रही है प्रकाश जी, तो मैं जानना चाहूंगी कि अब आश्रम के बाद मतलब आप सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं या फिर से कुछ और नए सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं सवाल नहीं खड़े करता, मैं सिर्फ जो समीकरण है किसी वजह से उस समीकरण को समझ के शेयर करता हूं। जी। सवाल आपको नजर आते हैं, दर्शक को नजर आते हैं, क्योंकि बातें जो होती हैं वो हमारे जीवन की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से इंगेज करने वाली, इंटरटेन करने वाली कहानी कहूं। लेकिन मेरे प्रेमी और प्रेमिका मेरी कहानी में जो होते हैं वो मतलब सिर्फ गरीबी अमीरी की वजह से परेशान नहीं होते हैं, वो समाज के अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उससे भी परेशान होते हैं, तो वो बातें सामने आती हैं। ये लॉकडाउन के दौरान मतलब पूरा समाज प्रभावित हुआ है। जो कोरोना है, पूरी दुनिया को इसने बदल कर रख दिया है। इससे शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो बचा हो, अछूता हो। अब ऐसे में एक नए माध्यम के रूप में
ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन बढ़ा है और इसने विस्तार भी ज़्यादा दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को भी फिल्मों की तरह ही सेंसर्ड करके दिखाने की ज़रूरत है, ताकि ये तय किया जा सके कि क्या दिखाया जा सके, क्या ना दिखाया जा सके। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो हमेशा से सेंसर के खिलाफ रहा हूं। मैंने फिल्मों के माध्यम में भी हमेशा इस बात की वकालत की है कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, जी, क्योंकि सेंसरशिप कौन करेगा? हमारे घर के अंदर में जो अत्याचार होता है, घर के अंदर में, घर की चारदीवारी के अंदर में जो अत्याचार होता है, जिस तरह की भाषा बोली जाती है, जिस तरह का विचार होता है, जिस तरह की फिजिकल दंगे होते हैं घर के चारदीवारी के अंदर में, उसको कौन सेंसर करेगा? तो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज, एक व्यवस्था, एक देश वैसा ही होता है जैसा वो डिजर्व करता है। और हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें समझदार होना चाहिए और हमें अपने आप में गलत चीजों को सेंसर करने की समझ, सोच और ताकत है। अगर हमारी सोच सही है तो हम गलत चीज को नहीं लेंगे। जी, आपको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब रोकने का एक यंत्र बनाएंगे तो उस यंत्र को कौन सर्टिफाई करेगा? आपने जब किसी चीज को सेंसर करने की बात की, हुँ, तो आपकी सेंसरिंग को कौन सेंसर करेगा? मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं। मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि जिम्मेवारी से हम फिल्मकारों को, हम बोलने वालों को, हम कहानियां कहने वालों को जिम्मेवारी के साथ अपना काम करना चाहिए। अगर हम जिम्मेवारी के साथ काम नहीं करेंगे, तो एक तो समाज उसे नहीं देखेगा, नहीं लेगा, और दूसरे अगर क्रिमिनल काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो कानून है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के काम को दूसरा व्यक्ति सेंसर करे कि तीसरा व्यक्ति उसे देख सके, ये व्यवस्था सही नहीं है। जहाँ तक सामाजिक जिम्मेदारी की बात है प्रकाश झा जी, हाल फिलहाल जितनी सीरीज़ आ रही हैं और आई हैं, अगर हम उनमें बहुतायत में देखें तो कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण है, लेकिन ये कैसा दर्पण है जो मतलब बिना बहुत ज़्यादा खून खराबा, बहुत ज़्यादा लाशें, बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन, बहुत ज़्यादा गालियाँ, इन सब के बगैर मतलब लगता है कि सीरीज़ बनाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। क्या वाकई ये काम इतना मुश्किल है कि हम ऐसी साफ़ सुथरी चीज़ें या समाज का वही एंगल इस ढंग से नहीं दिखा पा रहे हैं कि जिसमें इन चीज़ों को कम रखा जाए या ना रखा जाए? देखिए, दोनों तरह की चीजें हैं ना। जब विषय की डिमांड होती है कि जी, उस तरह की चीजें आए, उस तरह का माहौल बने, रियल लाइफ में देख लीजिए ना, न्यूज के जरिए रियल लाइफ में जिस तरह की चीजें होती हैं, वो को क्या कम भयावह तो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उसकी डिमांड होती है, बहुत सारी सीरियल्स ऐसे हैं, बहुत सारे फिल्में ऐसी हैं जहां उन उन चीजों को नहीं छुआ जाता। लेकिन जब डिमांड ऐसी है, जब कहानी की मांग ऐसी है, तो फिर उसको मानना चाहिए। उसमें वार्निंग रहनी चाहिए, जो हर जगह वार्निंग आती है आपके देखने के पहले, कि भाई इसमें इस तरह की भाषा है, इस तरह के दृश्य हैं और इस तरह की कहानी है। ये वार्निंग तो आती है। अब आप अगर वो देखना चाहते हैं तो देखें, ना देखना चाहे ना देखें, चॉइस तो आपकी है। लेकिन चॉइस के नाम पर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो रही कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? मतलब मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जिसकी कोई मैं सीमा आपसे नहीं बार है। बार आपके लगातार 3 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद मैं यही कहता हूं कि मैं इस समाज का जज नहीं बनना चाहता, और आप अगर बनना चाहती हैं तो मैं आपको इसका अधिकार नहीं देता। हर व्यक्ति को अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी सुविधा, इसकी जजमेंट होनी चाहिए। मैं छोड़ दी सिनेमा को छोड़ दीजिए, आप अगर सड़क पर चल रही हैं जी, और कोई व्यक्ति अपने कपड़े उतार करके और नग्न चल रहा हो, तो आप क्या करेंगी? आप नहीं देखेंगी उसको, आप उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेंगी।
चलिए मैं आश्रम पर लौटती हूँ। आश्रम में आपने जो लोकेशन इस्तेमाल की है वो बहुत लुभा रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कहानी को बहुत ज़्यादा गहराई भी दे रही है। मैं उसके बारे में चाहूँगी कि आप थोड़ा प्रकाश उस पर ज़रूर डालें। किसके बारे में कहा आपने? आपकी लोकेशन, आपका जो तमाम सेटअप हाँ है, हाँ। नहीं, बहुत ये बहुत खूबसूरत। जब चूंकि विषय विषय ऐसा था, डिमांड इसकी ऐसी थी, और इसको जिस स्केल पर लोगों की रेफरेंसेस हैं उस स्केल को लाना था, तो उस हिसाब से ही काम इस पे हुआ। करीब 4-5 महीने तक इसकी प्री प्रोडक्शन हुई। इसके लोकेशंस बहुत खूबसूरती से तैयार किए गए, पात्रों पे काम हुआ, वेशभूषा पे काम हुआ, और तैयारी अच्छी की गई इसकी। और मैं चाहता था कि जैसे फिल्म होती है वो फिल्म का अनुभव हो पूरा, जी। उसी हिसाब से इसको शूट भी किया गया। वैसे ये जो सीरीज आ रही है इसमें मैं मतलब एक बात जानना चाहूँगी प्रकाश जी कि जैसे फिल्म की अवधि होती है 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, इसमें सीरीज में बहुत सारी खिंचती चली जाती है कहानी। तो कई बार ऐसा नहीं लगता है कि कहानी अपने साथ न्याय नहीं कर पाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा बिखर जाएगी और उसको जो एक मतलब दायरा मिलना चाहिए, एक जो शेप मिलनी चाहिए, उस पर भी खतरा पैदा हो सकता है? वो टूट सकती है। बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर वो कहानी खींचती हुई नजर आए या दायरा बढ़ता हुआ नजर आए जो या समझ में नहीं आए या एंगेज नहीं कर सके तो गलत होगी। लेकिन कई बार कहानियां लंबी होने के बावजूद भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, एपिक होती हैं। अब इतना मोटा ग्रंथ है महाभारत, लेकिन आप पढ़िए तो शुरू से आखिर तक पढ़ती चली जाती हैं। जी। उसमें एक से एक कहानियां, एक से एक पात्र, एक से एक घटना, एक से एक रूप, एक से एक चरित्र सारे उजागर होते हैं और बांधे रखते हैं। तो ये होनी चाहिए हर कहानी में, जो लंबी कहानी चले उस कहानी में ये होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। प्रकाश जी, आप तो निर्देशक रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। ऐसे में बतौर व्यक्ति आज आप अपने को मतलब कैसा देख रहे हैं, कैसा पा रहे हैं? क्या जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं तमाम चीज़ों के बीच? क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से करवटें ले रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज करने की कोशिश करता हूं कि अपने अंदर से कोई अहम हो, कोई घमंड हो, कोई ऐसी बात हो, कोई अपने जीवन बहुत कुछ कर लिया ऐसा कुछ ना हो। मैं प्रेम कर सकूं, मैं सद्भाव बना सकूं, अपने आसपास कम से कम इतना कर सकूं, इसी का प्रयास करता रहता हूं। बाकी और बड़ी बात क्या करूंगा। एक छोटे दायरे में रहने वाला व्यक्ति हूं। अपनी संवेदना, मानवीय संवेदना समझ सकूं, दूसरों को चोट लगती है ये मुझे एहसास हो सके, इसी की कोशिश करता रहता हूं। आसान नहीं है इतना, लेकिन हर रोज प्रयासरत रहता हूं। खुश रहूं और अपनी खुशी में दूसरों की खुशी देखूं, तो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी देखूं, ऐसा करने की कोशिश करता हूं। और कोई खास जिम्मेवारी निभा नहीं सकता मैं। हर रोज नए तरीके से, नए उत्साह से, नए ख्याल से जीने की कोशिश करता हूं। बस इतना ही करता हूं। बहुत खूबसूरत बात कही और इसी उम्मीद की ज़रूरत है हमें, हमारे समाज को, हमारे अभिव्यक्ति के माध्यमों को। हिंदी की बिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।